विनोद जी, पिछले सत्र में हमने एफपीओ के रजिस्ट्रेशन और वैधानिक अनुपालन की प्रक्रिया के बारे में जाना। अब इस सत्र में हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बाद एक सहकारी समिति को किस किस प्रकार के वैधानिक नियम कानूनों का पालन करना आवश्यक है। जी बिल्कुल सरला जी, मैं भी यहाँ जानने को बेहद उत्सुक हूँ कि एक सहकारी समिति के लिए किस किस तरह की वैधानिक अनुपालन जरूरी है। सहकारी समिति का अभिशासन सहकारिता कानूनों और नियमों से चलता है। सहकारी समिति के बायलॉज हमें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। सहकारिता पंजीयक सहकारिता समितियों का नियामक निकाय होता है। सहकारिता पंजीयक समय समय पर सहकारी समितियों के कामकाज का निरीक्षण करते हैं। सहकारी समिति को वैधानिक अनुपालन से जुड़े दस्तावेज सहकारिता पंजीयक के दफ्तरों में जमा करवाने पड़ते हैं। मल्टी स्टेट या बहुराज्य सहकारी समिति के मामले में ये दस्तावेज बहुराज्यीय सहकारिता पंजीयक के यहाँ जमा किए जाते हैं। धन्यवाद सरला जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सहकारी समिति को अपने अपने अकाउंट्स को अंतिम रूप देने की तय तारीख के 180 दिन के भीतर साधारण सभा की बैठक आयोजित करना जरूरी है। साधारण सभा से सहकारी समिति की तमाम गतिविधियों, प्रबंध समिति का चयन, ऑडिट रिपोर्ट, लाभ आदि पर अनुमोदन हासिल करना जरूरी है। प्रबंध समिति साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों से बंधी होती है। सरला जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा और इन प्रावधानों का समय पर पालन करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साधारण सभा की बैठक के 30 दिन के अंदर सहकारी समिति को अपने संविधान, कारोबार और उससे जुड़े अन्य मामलों की जानकारी सहकारिता पंजीयक को देना होगी। सहकारी समिति को अपने अकाउंट्स का हर साल ऑडिटर से ऑडिट करवाना होगा। ये ऑडिटर सहकारिता पंजीयक द्वारा बनाए गए पैनल में से ही होना चाहिए। सहकारिता वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च से 90 दिन के अंदर ऑडिट पूरा होना आवश्यक है। सहकारी समिति के बायलॉज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है या समिति के नाम में बदलाव किया जाता है तो साधारण सभा की बैठक में इसे मंजूरी मिलने के 30 दिन के अंदर सहकारिता पंजीयक के ऑफिस में जानकारी देना आवश्यक है। साधारण सभा और प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के मिनट्स लिखे जाते हैं और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर भी रखा जाता है। धन्यवाद सरला जी इस जानकारी के लिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नियमों के अनुरूप बही खाता और रिकॉर्ड सहकारिता नियमों के मुताबिक रखा जाए। ऑडिट रिपोर्ट समय पर सहकारिता पंजीयक के ऑफिस में जमा किया जाए। अब हम जीएसटी से जुड़े कानूनी अनुपालन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि सहकारी समिति का सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक है तो उसे जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर कराना जरूरी है। यदि सहकारी समिति इनपुट सप्लाई जैसे कि बीज, खाद, दवाई आदि का व्यवसाय कर रही है तो उसे इन इनपुट्स के व्यापार के लिए राज्य के संबंधित विभाग या संस्था से लाइसेंस आवश्यक है। सहकारी समिति को इन तमाम लाइसेंसों का समय समय पर नवीनीकरण भी सुनिश्चित करना चाहिए। यदि लाइसेंस में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनको निरस्त किया जा सकता है और सहकारी समिति पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धन्यवाद सरला जी, मैं इसका खास ख्याल रखूंगा कि कारोबार शुरू करने से पहले हमारी सहकारी समिति ये सभी लाइसेंस हासिल कर ले और वक्त पर उनका नवीनीकरण करवाए। विनोद जी, आपने इस सत्र में जिन बातों को सीखा, क्या आप संक्षेप में इन्हें एक बार दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल सरला जी, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया। मैंने जाना कि सहकारी समिति के पंजीयन के बाद समय पर बैठक करना और उसके मिनट्स रखना बहुत जरूरी है। कई रजिस्टर रखना बेहद जरूरी है, जिनमें शामिल हैं सदस्यता रजिस्टर, डायरेक्टरों का रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, लोन और निवेश का रजिस्टर आदि। अकाउंट का सही रखरखाव और उनका समय पर ऑडिट करवाना जरूरी है। नियमित रूप से जीएसटी फाइल करने समेत दूसरे टैक्स नियमों का अनुपालन बेहद जरूरी है। इनपुट व्यवसाय के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है और उनका समय समय पर नवीनीकरण करना पड़ता है।
समिति का सालाना अकाउंट्स पर सहकारिता वर्ष समाप्त होने यानी 31 मार्च से 180 दिन के अंदर साधारण सभा की मंजूरी लेना अनिवार्य है। साधारण सभा की मंजूरी के बाद 30 दिन के भीतर सालाना अकाउंट्स सहकारिता पंजीयक के ऑफिस में जमा कराना होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी रिकॉर्ड्स ऑडिट के लिए उपलब्ध रहें।